This is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. यूपी RARO के एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार PYQs और उसके टॉपिक्स को प्रिपेयर कर। आज एक और सीरीज, आज की सीरीज 10 क्वेश्चंस की होगी। इसके पहले की सीरीज आपकी 5 क्वेश्चंस की थी, लेकिन आज की सीरीज 10 क्वेश्चंस की होगी, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सभी PYQs हैं और पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? कौन सा तट? तो ये तट की बात कर रहा है, तो चलिए हम एक तट ही बना लेते हैं। जब भी तट की बात करेगा तो हम तट बना लेते हैं और उस तट के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा तट किस से संबंधित है। ये देखिए एक फिगर, और फिगर के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले ये जो तट है ना, ये यहां से लेकर के गोवा तक, ये है गोवा और ये गुजरात। गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसे कहते हैं, यानी ये कोस्ट जो गुजरात से गोवा तक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम कोंकण कोस्ट। कोंकणी बोली जाती है ना, तो कोंकण कोस्ट। फिर गुजरात से लेकर के जो मैंगलोर तक का कोस्ट है, मैंगलोर तक का जो कोस्ट है, यानी स्पेशली कर्नाटका के सामने, वो क्या है? वो कन्नड़ तट है। कन्नड़। तो गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा तक का कोस्ट जो है वो क्या है? वो कोंकण कोस्ट है, कोंकण। और जो कन्नड़ तट है वो कर्नाटका के सामने है, कन्नड़। और ठीक केरल के सामने का जो तट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मालाबार तट। कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट। अब और भी तटों को हम देखेंगे। ये जो सामने का तट है, ये तट क्या है? ये है कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु के सामने का जो कोस्ट है वो क्या है? वो कोरोमंडल तट है। कौन सा तट? कोरोमंडल तट है। फिर ये जो तट है ना, इसे कहते हैं काकीनाडा, यानी आंध्र प्रदेश के सामने का, बेसिकली आंध्र प्रदेश के सामने का जो तट है वो क्या है? वो काकीनाडा तट है। फिर ये नॉर्थ का तट जो है इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। और यहां पे ओडिशा के सामने का जो तट है उसे कहते हैं हम क्या? उत्कल तट। तो उत्कल तट कहां है? ओडिशा के सामने। और काकीनाडा कहां है? मेनली ये आंध्र प्रदेश का तट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोच्चि बंदरगाह की बात कर रहा है। कोच्चि बंदरगाह कहां पे है? कोच्चि बंदरगाह है केरल में। कोच्चि बंदरगाह का है केरल में। अब एक एक पोर्ट की विशेषता हम देखेंगे, तो राइट आंसर क्या होगा यहां पे? मालाबार। राइट आंसर क्या होगा? मालाबार। अब दूसरे पेज पे हम सभी की विशेषताएं फिगर के साथ समझेंगे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग और उसका एक फिगर, और फिगर के साथ सभी तटों की कुछ प्रमुख विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, ये दोनों ही कोस्ट डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, वो डिफरेंट टाइप से हुआ है, डिफरेंट कारणों से हुआ है। जैसे जो पश्चिमी तट है, यहां पे अरेबियन सी टूट के नीचे चला गया, यानी अरेबियन सी के सबमर्जन से हुआ है। अब कोस्ट, जैसे पहला कोस्ट था यहां के सामने का, जैसे हमने क्या कहा? कोंकण तट। कोंकण तट पे दो प्रमुख बंदरगाह, तीन मान कह देंगे हम, तीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? एक है मुंबई,
मुंबई पोर्ट है। दूसरा एक पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक। फिर नीचे गोवा में मार्मा गांव। मार्मा गांव जो है ना, ये जुआरी नदी पर है। किस नदी पर है? जुआरी। आगे का जो पोर्ट है इसे हम कहते हैं, आगे का जो कोस्ट है इसे कहते हैं हम कन्नड़ तट। और फिर यहां पर केरल के सामने मालाबार। कन्नड़ का तट थोड़ा सा कटा फटा है, यही चीज मुंबई के तट, यही चीज कोंकण के तट के साथ है। केरल का तट की खास बात क्या है? मालाबार कोस्ट की खास बात देखते हैं हम। जैसे मालाबार कोस्ट की खास बात है कि यहां पर कयाल है, कयाल जिसे हम लैगून भी कहते हैं, लेकिन लैगून को ही केरल में कयाल कहते हैं। प्रमुख कयाले हैं अष्टमुड्डी और वेम्बनाडु। अष्टमुड्डी और वेम्बनाडु, इसको बैक वाटर भी कहते हैं। तो हो सकता है कभी कयाल लिखे, हो सकता है कभी इसे लैगून लिखे, या हो सकता है उसे क्या कहे? बैक वाटर कहे, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं कयाल को लेकर के। अष्टमुड्डी और वेम्बनाडु सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर एक और कयाल इंपॉर्टेंट है, कयामकुलम। ये किस लिए है? ये बोट रेस के लिए फेमस है। ये सभी कहां पर हैं? केरला में है। मालाबार तट में इसके अलावा थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। थोरियम कहां मिलता है? मोनोजाइट सैंड। मोनोजाइट सैंड यानी मोनोजाइट बालू में थोरियम मिलता है। कहां पर? मालाबार तट, ठीक है। ये थोरियम क्या है? थोरियम परमाणु ऊर्जा के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक क्या है? एटॉमिक फ्यूल है, एटॉमिक मिनरल है, मिनरल कहेंगे। फिर यहां पे कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के सामने कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट वही है जहां पे पुलिकट झील, ये पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पे है। कोरोमंडल तट वही है जहां पे अक्टूबर और नवंबर में रेन होती है, और किससे? रिट्रीटिंग यानी लौटते मानसून से। यहीं पे है चेन्नई। चेन्नई से भारत की आधार, भारत का आधार तल यानी बेस लेवल, जहां से ऊंचाइयां मापी जाती है ना कि कितना ऊंचाई है, 2000, 3000, 4000 मीटर, वो चेन्नई के सी लेवल से ही मेजर किया जाता है। तो चेन्नई एक पोर्ट हो गया। फिर यहीं पर एक छोटा सा पोर्ट है जिसका नाम है एन्नौर। यहां पे एक पोर्ट है तूतीकोरिन। ये कोरोमंडल तट जो है फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए, कोचीन, यहां जो पोर्ट है कोचीन शिपयार्ड है यहां पे, और ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। कोचीन शिपयार्ड क्या है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड। बाकी उत्तरी सरकार तट, जिसके सहारे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का क्या है? सबसे
गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। आयरन ओर विशाखापट्टनम से जापान जाता है। आयरन और कोल का जो एक्सपोर्ट है वो पारादीप भी करता है, जो उत्कल तट पे है। यहां पे क्या है? पारादीप। पारादीप क्या है? उत्कल तट। उत्कल तट कहां है? ओडिशा के सामने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूट लूज इंडस्ट्री, अब देखिए फूट लूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसके इस्टेब्लिशमेंट यानी जिसकी स्थापना के लिए, स्थापना के लिए, अब देखिए उद्योगों की जो स्थापना होती है वो तो किस पे डिपेंड करेगी? कच्चा सामान, रॉ मटेरियल, बाजार, मार्केट या परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, इन सब पे आधारित होता है। कोई इंडस्ट्री लगाना हो तो आप क्या कहेंगे? या तो कच्चा सामान कहां पे मिलता है, या कहेंगे आपकी कहां पे बाजार है, या कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन कहां पे है। तो कच्चा सामान, बाजार और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की बाध्यता से, इन सब के प्रेशर से या इन सब के कनेक्शन से जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फूट लूज इंडस्ट्री। और फूट लूज इंडस्ट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसके लिए कोई बहुत विशेष सामग्री की जरूरत, सामग्री क्या कहेंगे, कुछ विशेष लोकलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती और बड़ी आसानी से आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक लैपटॉप लेके किसी दूर होटल के कमरे में बैठे हुए, आप वहां से सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और फिर ऑनलाइन ही उसे भेज दे रहे हैं। तो ना तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ना किसी लोकलाइजेशन की जरूरत है। तो ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं हम फूट लूज। जबकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वहीं लगेगी जहां पर क्या होगा? बॉक्साइट होगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वे लूजिंग इंडस्ट्री है। ऐसा ज्यादा सामान, कच्चा सामान लगेगा और कम भार का सामान बनता है, इसे कहते हैं वे लूजिंग या भार ह्रासी उद्योग। तो जो उद्योग भार ह्रासी होंगे यानी उनके कच्चे सामान ज्यादा होंगे, तैयार सामान कम होगा, तो सबका भार कम हो गया ना। और ट्रांसपोर्ट हमेशा कम भार का कराया जाएगा किसी भी उद्योग को लगाते समय। तो एल्यूमिनियम जहां मिलेगा जहां बॉक्साइट होगा। शुगर इंडस्ट्री कहां होगी? ये शुगर केन रीजन्स में होती है। शुगर केन फील्ड्स के पास, ताकि गन्ने को ज्यादा ट्रेवल ना कराना पड़े, ताकि वो सूखे ज्यादा ना, ऐसा काटा और सीधे लाके लगा दिया। जबकि ऑयल रिफाइनरी कहां लगेगी? जहां पे मार्केट होता है। ऑयल रिफाइनरी क्यों मार्केट के पास लगाई जाती है? जैसे देखिए मथुरा में लगाई गई है, ठीक, असम के क्षेत्रों में लगाई गई है, चाहे वो गुवाहाटी हो या फिर सबसे ऊपर डिगबोई या बिहार में हो बरौनी, सब कहां है? मार्केट के पास है। खैर जो डिगबोई है वो तो तेल उत्पादक क्षेत्र के पास है, लेकिन मथुरा हो या भटिंडा हो या बरौनी हो बिहार, ये सब क्या है? ये सब ऐसे प्लेसेस पे हैं कि तेल रिफाइन किया और यूज किया। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसा होता है? फूट लूज इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री फूट लूज इंडस्ट्री, स्पेशली सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सी व्यास के नदी के पोंग बांध के जल को यूज करती है? देखिए ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये हरीके बैराज से आती है मेनली। कहां से आएगी?
हरिके बैराज से। फिर है पोचमपाद, मयूराक्षी और नागार्जुन सागर। दो आपको एकदम क्लियर होंगे, ये सभी क्लियर होंगे कि ये सभी इस व्यास नदी के आसपास है ही नहीं, व्यास नदी के आसपास नहीं है। अब इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कुछ इस तरीके से है। जो गुजरात का पार्ट है उसके ऊपर, ये गुजरात का पार्ट है और ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, वो पूरी तरीके से ड्राई है। और यहां पे क्या है, ये अरावली है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की ये क्या है, अरावली। जिसका हाईएस्ट पीक कौन है, इसका हाईएस्ट पीक है माउंट आबू में गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक है। अब ये जो पार्ट है वो कैसा है, वो ड्राई एरिया है, शुष्क एरिया है। इस शुष्क क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने के लिए एक नहर बनाई गई, और वो नहर स्वतंत्रता से पहले बनी थी। कब बनी थी, स्वतंत्रता से पहले, जिसके दो अलग अलग क्षेत्र मान लें, एक राजस्थान मान लेते हैं, ठीक, और एक पंजाब मान लेते हैं। तो लगभग 470 किलोमीटर वो राजस्थान में है और 169 किलोमीटर पंजाब के लिए। पुराना इसका जो नाम है वो राजस्थान नहर है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में 1927 में महाराजा गंगा सिंह, किसने बनवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में इसके निर्माण को शुरू किया और तब ये नहर बनवाई। लेकिन उसका मॉडर्नाइजेशन या नया अभी भी जो पार्ट उन्होंने बनवाया था वो अभी भी है, ठीक है। तो महाराजा गंगा सिंह ने इसे 1927 में बनाया था। कब बनाया था, 1927 में। बाद में इसमें इसके फीडर्स बनाए गए, ये और बड़ी की गई, और आज ये दुनिया की सबसे लंबी परियोजनाओं में से एक है, ठीक है। चलिए, तो हरिके बैराज से इसको मिलता है। लेकिन ब्यास नदी पर जो पोंग बांध है, ये विंटर्स में जब पानी कम हो जाता है, विंटर में वाटर सप्लाई के लिए ब्यास नदी से ब्यास में जो पोंग बांध है वहां से वाटर इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब कभी कभी आता है कि भाई पोंग बांध है कहां, ये भी तो जानना चाहिए। तो पोंग बांध जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये पोंग बांध है, ये कहां पे है, कांगड़ा। कांगड़ा कहां पे है, कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी पर कांगड़ा हमेशा याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है, ठीक। और इस बांध के पीछे जो झील है उसका नाम है महाराणा सागर, ठीक है, सॉरी, महाराणा प्रताप सागर। तो पोंग बांध के पीछे जो झील है, इस झील का नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर झील। और ये है कहां, हिमाचल प्रदेश में है। विंटर्स में जब वाटर सप्लाई कम हो जाती है तो जरूरत किसकी पड़ती है, जरूरत पड़ती है इसी पोंग बांध के जल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। और ये श्री गंगानगर, चुरू, जैसलमेर जैसे शुष्क क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में मदद करती है। और इन्हीं क्षेत्रों में प्लांट बस्तियां भी, भारत में प्लांट सेटलमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या मिलता है, ये क्षेत्र। तो ये तो इसकी पॉजिटिविटी है कि इसको हरा हरा कर दिया है, लेकिन एक नेगेटिविटी भी है कि वाटर सप्लाई जो नहर में आती है उससे आसपास का एरिया जो है वो दलदली और ज्यादा खारा बन गया है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक। अब आता है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना तेलंगाना में है। कहां पे है, तेलंगाना में
गोदावरी नदी पर। तो पोचमपाद कहां पे है? तेलंगाना। और किस नदी पर? गोदावरी नदी। मयूराक्षी जो है ये कहां है? ये बेसिकली झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में। वेस्ट बंगाल और झारखंड की लगभग संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। फिर एक और परियोजना है नागार्जुन सागर। अच्छा, ये जो मयूराक्षी परियोजना है इसके बांध को कनाडा बांध, कभी आए कनाडा बांध किसको कहते हैं? तो ये मयूराक्षी परियोजना। नागार्जुन सागर वेरी फेमस। किस नदी पर है नागार्जुन सागर और क्यों फेमस है नागार्जुन सागर? 150 किलोमीटर दूर है ये और कृष्णा नदी पर है। हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है। और तेलंगाना में है। किस लिए? खास बात क्या है? तेलंगाना में है, खास बात क्या है? दो काम। पहला हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत, और एरीगेशन यानी सिंचाई के काम के लिए नागार्जुन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट। मैच द फॉलोइंग में देखिए ये सारे प्रयाग हैं, पंच प्रयाग हैं, उनको मिलान करना है। तो 4 प्रयाग यहां पर दिए हुए हैं, मैं मिलान कर दे रहा हूं। ए लिखूंगा तो अलकनंदा। ठीक है। चलिए, अब पहले दिया हुआ है रुद्रप्रयाग, इसको ऐसे बना के लेते हैं। ठीक, यहां से आती है, यहां मिलाते हैं, इसे क्या? ये है भागीरथी। भागीरथी आ रही है कहां पे? ये प्लेस जो है वो है गंगोत्री। और जहां पे मिलती है वो क्या है? भागीरथी अलकनंदा। अलकनंदा प्लस भागीरथी कहां पर है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा, भागीरथी, रुद्रप्रयाग। एक मिनट, रुद्र नहीं, देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक, तो ये है देवप्रयाग। यहीं देवप्रयाग से स्टार्ट होती है गंगा। यहां से जो अगली रिवर है वो क्या है? गंगा। अब ये जो आपको रिवर आती दिखाई पड़ रही है इसे कहते हैं हम अलकनंदा। बद्रीनाथ के पास से आती है अलकनंदा। अब इसमें अलग अलग नदियां जुड़ती जाएंगी और इसका जो ट्रेवल रूट है वो अलग अलग पंच प्रयागों से होकर गुजरता जाएगा। एक प्रयाग हमने देख लिया। ठीक है। चलिए, अब अलकनंदा और नंदाकिनी जहां मिलते हैं उसे कहते हैं हम नंद प्रयाग। कहीं नंद प्रयाग दिया है? देखिए दिया हुआ है। फिर अलकनंदा और पिंडार जहां मिलते हैं उसे कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। पिंडार गंगा भी कहते हैं, पिंडार रिवर को क्या कहते हैं? पिंडार गंगा भी कहते हैं। ठीक है। तो अलकनंदा और यहां पे आएगी धौली गंगा। धौली गंगा ये जहां मिलेंगे उसे कहते हैं हम विष्णु प्रयाग। ठीक, फिर आगे आएंगे, एक रिवर यहां मिलेगी पिंडार। ये कौन सी रिवर है? पिंडार। और जो प्लेस यहां पर है उसका नाम है
कर्णप्रयाग। ठीक, फिर आगे आएंगे, एक रिवर और इसमें मिलती है, कौन? नंदाकिनी। यहां पे एक रिवर और कौन मिलेगी? नंदाकिनी। और ये क्या होगा? ये होगा नंदप्रयाग। ठीक, फिर यहां पे एक रिवर और आके मिलेगी जिसे हम कहते हैं मंदाकिनी, और ये जिस प्लेस पे मिलेगी उसका नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा ऐसे बीच से आ रही है और उसमें धौली गंगा मिली तो विष्णुप्रयाग, पिंडार मिली तो कर्णप्रयाग, नंदाकिनी मिली तो नंदप्रयाग, यहां पे मंदाकिनी मिली तो रुद्रप्रयाग, और जब इस भागीरथी आके मिली तो देवप्रयाग, और वहां से क्या बनी? गंगा। क्लियर? मैच करा लेते हैं। रुद्रप्रयाग आर है, तो मंदाकिनी जहां मिलेगी वहां रुद्रप्रयाग होगा, नंदप्रयाग जहां नंदाकिनी मिलेगी वहां नंदप्रयाग होगा, कर्णप्रयाग जहां पिंडार मिलेगी वहां कर्णप्रयाग होगा, देवप्रयाग जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी वहां देवप्रयाग होगा। फिर इसी भागीरथी की सहायक नदी कौन है? भिलांगना, जहां पे टिहरी डैम बना है। भागीरथी की सहायक नदी यहां पर कौन है? भिलांगना, और यहीं पे बना हुआ है कौन? टिहरी डैम। राइट आंसर डी वाला। नेक्स्ट, गंगा नदी किस प्रकार की नदी है? अब देखिए, पहला इसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही ध्यान रखेंगे। पूर्ववर्ती नदी वो नदियां होती हैं, या एंटीसीडेंट रिवर, दोज रिवर्स विच कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, वो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। उनके सामने जब अपलिफ्टमेंट आता है, तो कोई रिवर है, यहां से पहले ऐसा इसका डायरेक्शन ये था बहने का, क्लियर? कुछ समय बाद क्या हुआ, यहां पे ऐसा अपलिफ्टमेंट हो गया, तो इस रिवर ने क्या किया? अपना रास्ता ऐसे करके तब बनाया, या ऐसा भी सकता है कि इस रिवर ने क्या किया? इसको काट के अपना रास्ता बनाया। तो दोज रिवर्स विच कैन नॉट चेंज देयर रूट्स, अपना रास्ता, दे डू नॉट चेंज देयर रूट्स, वो अपना रास्ता नहीं बदलती हैं जब कोई भी उठाव, अपलिफ्टमेंट उनके रास्ते में आता है। अब यहां पे है ग्रेट हिमालय, ऐसा ग्रेट हिमालय है, फिर ये है मिडिल हिमालय, और फिर ये है शिवालिक्स। अब जो रिवर ग्रेट हिमालय से आ रही है वो इसको भी काटेगी, यानी मिडिल हिमालय को भी काटेगी। ये क्या है? ये मध्य हिमालय है, ये है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, और ये क्या है? शिवालिक है। अब ये जो रिवर यहां से आ रही होगी वो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, तो अपना रोड बना के रखेगी। तो गंगा आती है ग्रेट हिमालय से, और वो मिडिल हिमालय को भी काटती है, शिवालिक को भी काटती है, इसलिए गंगा कौन सी रिवर हुई? पूर्ववर्ती नदी। एंटीसीडेंट रिवर्स का हिमालयन, ग्रेट हिमालयन या हिमालयन जो रिवर्स हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी एंटीसीडेंट हैं, क्योंकि वो अपने आगे की जो भी रेंज है, चाहे मिडिल हो चाहे शिवालिक, उसको काट के ही अपना रास्ता बनाती हैं। तो गंगा, सतलज, और जो नदियां तिब्बत से आती हैं, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां क्या है? एंटीसीडेंट रिवर है, यानी जब उनको बहना है जिस प्लेस पे उसी पे बहेंगी, रास्ते में आने वाले चेंजेस से अपना रूट चेंज नहीं करती हैं। कॉन्सिक्वेंट रिवर वो रिवर होती हैं जो ढाल के अनुरूप आती हैं, ठीक है? और इनसिक्वेंट वो होती हैं
जो ढाल के अनुरूप नहीं चलती हैं, अपना रास्ता काट के बदलती रहती हैं, ढाल के अनुसार नहीं। ठीक है, वो होता है इनसीक्वेंट। और सबसीक्वेंट वो होता है कि जैसे मेन रिवर कहीं बह रही हो, उसके बाद फॉल्ट या भ्रंश या दरार या किसी रिज के सहारे एक रिवर आकर उसमें मिल रही हो, इसे कहते हैं सबसीक्वेंट। सब मतलब किसी के नीचे, किसी के बाद, और सीक्वेंट का मतलब होता है जो अनुसरण करे, सीक्वेंस बना के रखे। ठीक है, तो जो कौन सीक्वेंट बना के रख रही है, कॉन्टिन्यू रख रही है, वो कौन सीक्वेंट। जितने भी पहाड़ी ढालों से नदियां आती हैं, किसी भी क्षेत्र में बहती हैं, वो कौन सीक्वेंट होती है, ढाल के अनुसार बहती हैं। फिर दूसरा है इनसीक्वेंट, जो ढाल के अनुसार नहीं है, मेन जो ढाल है उसके अनुसार नहीं है, उसके अगेंस्ट बह रही है, तो वो इनसीक्वेंट हो गई। ठीक, अनुवर्ती, अक्रमवर्ती। देखिए, जो ये अनुवर्ती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुवर्ती को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये चेंज हो गया यहां पे, और अक्रमवर्ती को कहते हैं इनकॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लेह कहां स्थित है, ये भी देख लेते हैं एक फिगर के थ्रू। ये है इंडिया, यहां पे एक ग्लेशियर है, इसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, और यहां पे रेंज है, ये रेंज है काराकोरम। कौन सी रेंज है, काराकोरम। ये रेंज है लद्दाख, ये रेंज है जास्कर, और यहां से एक रिवर लद्दाख और जास्कर के बीच, जास्कर और लद्दाख के बीच से जाती है। इस नदी को कहते हैं हम इंडस या सिंधु। किसके बीच से जाती है, लद्दाख और जास्कर के बीच से। और लेह बसा है यहां, ये क्या है, ये है लेह। तो नॉर्थ की तरफ बसा हुआ है, या ये कह सकते हैं राइट बैंक पे बसा हुआ है। अब लेह के बारे में खास जानते हैं। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और खास बात क्या है, क्यों वर्षा वाला है, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, ये रेन शैडो जोन में है। मतलब ये एक वृष्टि छाया प्रदेश। भाई यहां पे लगातार माउंटेन्स हैं, उतना पीछे पड़ेगा तो क्या होगा, जब तक यहां से बादल जाएंगे तब तक उनकी नमी खत्म हो जाती है। तो वो क्या है, रेन शैडो जोन में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। देखिए, इंडिया में फिर जब हिमनद आ रहा है तो एक बार फिर हम फिगर बनाएंगे और बेसिक हिमनदों को देखेंगे। इंडिया में सबसे बड़े हिमनद को लेकर के एक बार यूपी पीएससी के प्रश्न में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन उसको दूसरे एग्जाम में दूर किया कंट्रोवर्सी यूपी पीएससी ने। यहां पे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये जो प्लेस है ना, ये है काराकोरम। क्लियर। अब सबसे ज्यादा और बड़े जो हिमनद हैं वो इसी काराकोरम रेंज में है। ये कौन सी रेंज है, इसे कहते हैं हम काराकोरम। इसी में इंडियाज लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन है, सियाचिन। ये लॉन्गेस्ट है, 76 किलोमीटर का है, सबसे लंबा। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा। तो राइट आंसर तो यहां पर
सियाचिन हो गया, लेकिन कुछ और ऑप्शंस को हम यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन इसे काराकोरम में है? तो काराकोरम में है सियाचिन हो गया। अब हिस्पार, बटुला, चोमोलुंगमा, पाल्टोरो, ये सब हिमनद कहां है? यहीं पर है। ठीक है, हिस्पार, कुल जो लंबाई हिस्पार की है वो 61 किलोमीटर। फिर बियाफो, फिर बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो और बटुला, बतुरा भी कहते हैं इसे, ये दोनों 58 किलोमीटर हैं। इसी सियाचिन में ससाइनी ग्लेशियर भी है। कौन सा? सियाचिन में क्या है? ससाइनी, जो सिर्फ 17 किलोमीटर का है। ठीक है, इसी में चोमोलुंगमा और रुंडन भी है। सियाचिन इसी में क्या है? चोमोलुंगमा और रुंडन। रुंडन 19 किलोमीटर का है और चोमोलुंगमा लगभग 50 किलोमीटर का है। सिक्किम में दो बहुत फेमस हिमनद हैं, एक का नाम है जेमू और दूसरे का नाम है कंचनजंगा। एक का नाम है जेमू और दूसरे का नाम है कंचनजंगा। ठीक, उत्तराखंड के जो फेमस ग्लेशियर्स हैं उनमें गंगोत्री बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम, पिंडार, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री, मिलाम और पिंडार। जबकि संतोपथ हिमानी है, बंदरपूछ यहीं से यमुना आती है। फिर दो बहुत फेमस हैं हिमाचल प्रदेश के एरिया में भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। खैर, अब ग्लेशियर्स ज्यादा हैं, जितने ग्लेशियर्स हमने यहां पे कवर किए वो सब हमने देख लिए। ये सभी कहां पर हैं? ये सभी काराकोरम में है। इन ग्लेशियर्स का एक पूरा चार्ट मैं आपको, टेलीग्राम चैनल है द ज्योग्राफी टुडे, ज्योग्राफी बाय गौरव त्रिपाठी, वहां पे डाल दूंगा, वहां आपसे मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अभी भी रेल सेवा से वंचित है? देखिए, इनमें अब सभी में रेल है। ये क्वेश्चन जब का है तब की बात है। इन सभी राज्यों में रेल है। अब मेन पॉइंट, अभी सिक्किम में रेल सुविधा नहीं है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाता है? जलीय सीमा चेंज हो गई है, ये याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे। सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है उसे कहते हैं हम जीरो लाइन। ठीक, चाइना और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है उसे कहते हैं हम मैकमोहन। ठीक, पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसे कहते हैं हम रेड क्लिफ। ठीक है,
अब चाइना के साथ 3488, कई जगह अलग अलग डेटा दिया हुआ है लेकिन आप याद रखिए 3488 किलोमीटर। ठीक, नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर के आसपास है, 1752। बांग्लादेश पता है। पाकिस्तान के साथ भी चीन से थोड़ी आसपास है, 3320। पाकिस्तान के साथ 3320 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने मार्ग को बार बार परिवर्तन करती है? देखिए, बार बार परिवर्तन करने के लिए कोसी बहुत जानी जाती है। कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं। जैसे गंगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक, 25 किलोमीटर है। फिर कोसी गंगा की सहायक, क्या है? गंगा की सहायक। और क्या करती है? रूट चेंज करती है, मार्ग परिवर्तन। ठीक, दामोदर जो है ये हुगली की सहायक है। और प्रदूषित नदी है क्योंकि कोयला क्षेत्रों से आती है ना, झारखंड से। कहां से आती है? झारखंड से आती है। फिर गोमती, ये किसी, इन सभी में से ये किससे निकलती है? फुलहर झील से। किससे निकलेगी? फुलहर झील। और फुलहर झील है कहां पे? ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। पीलीभीत यूपी से निकलती है। ठीक है, अब कुछ खास बातें और देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं। दो नदियों के संगम से बन रही है गंगा। ठीक, गंगा में एक रिवर आके मिल रही है रामगंगा। रामगंगा कहां मिलती है? देखिए ब्रैकेट में जहां मिलती है उसका नाम है कन्नौज। ठीक, फिर फुलहर लेक से आती है गोमती। ये कौन सी नदी है? गोमती। ये कहां मिलेगी? गाजीपुर के पास। गोमती कहां मिलेगी? गाजीपुर के पास। फिर रामगंगा, गोमती, फिर आती है घाघरा। घाघरा में मिलती है राप्ती और ये मिलती है छपरा के पास। ठीक है, तो रामगंगा फिर गोमती, बीच में कोई भी सहायक नदी नहीं है। घाघरा, फिर मिलने वाली नदी जो है वो है गंडक। फिर मिलने वाली नदी जो है वो है कोसी। फिर नदी मिलेगी महानंदा। तो कोसी ऐसा डायरेक्ट माउंटेन से निकल करके मैदानों में आ जाती है, ऐसा कोई भाभर या तराई जैसा मार्ग में प्लेस नहीं है, इसीलिए लगातार फ्लड के लिए अपना रूट वो क्या करती है? चेंज कर लेती है। साउथ से एक रिवर आके मिलती है सोन। यहां पे एक रिवर आती है यमुना, जो कहां मिलती है? प्रयाग में। ये कौन है? यमुना। क्रम गंगा की नदियों का यही है। तो आज के क्लास में हमने 10 और क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज के डिस्कस किए। जो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं वो सब नोट कर लिया करिए और याद कर लीजिए। वैसे मैं एनोटेशन फाइल आपको भेज दिया करूँ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।